टाइगर जयराम महतो से लोग ये सवाल करते हैं कि आखिरकार ये विधायक बनकर के आखिर किया क्या। डुमरी से चुनाव लड़के आया, चुनाव जीतने से पहले, चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे कि खतियान 1932 लागू करवा देंगे, तो हम जो है नियोजन नीति ला देंगे, विस्थापन नीति जो है आएगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो ने किया क्या, ये सवाल होता है। आज सदन में टाइगर जयराम महतो जी जो विधेयक था उसके संशोधन के लिए प्रस्ताव दिए, लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। खंड 94 में दो संशोधन है। क्या माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे? जी श्रीमान, मैं अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। धारा 94(1) की विधेयक की धारा 94 की उपधारा 1 में राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अधीन रहते हुए शब्दों के पश्चात निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएं तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, योग्यता आधारित एवं निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो तथा प्रवेश से संबंधित सभी नियम, पात्रता शर्तें एवं प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएं को जोड़ा जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 94 के उपखंड 1 की प्रथम पंक्ति के शब्द हुए तथा शब्द विश्वविद्यालय के मध्य तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, योग्यता आधारित एवं निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो तथा प्रवेश से संबंधित सभी नियम, पात्रता शर्तें एवं प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाए को जोड़ा जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो, फिर दूसरा संशोधन है आपका। ये महत्वपूर्ण संशोधन निरस्त हुआ, फिर दूसरा पढ़िए। जी, दूसरा ही मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरा पढ़िए। ये महत्वपूर्ण संशोधन है। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी निसंदेह योग्य हैं, काबिल हैं, बहुत बारीकी से चीज़ों को समझते हैं, लेकिन वो आज से 25 साल पहले छात्र जीवन में होंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अभी छात्र जीवन में हूँ। मैं विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय से PhD का शोधार्थी हूँ। और मेरा ये जो संशोधन है अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा है कि विधेयक की धारा 94 की उपधारा 2 के अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाए, परंतु ऐसा कोई भी निर्णय संबंधित विद्यार्थियों को लिखित कारणों सहित सूचित किया जाएगा तथा उसे अपील का अवसर प्रदान किया जाएगा। महोदय, मेरा इसमें निजी विचार ये है, क्योंकि विश्वविद्यालय एक ऐसा जगह है जहां राजनीति होती है और भारत देश में केवल विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर है वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, ऐसा नियम है, जैसा मुझे जानकारी है। तो वहां कहीं ना कहीं राजनीति होती है, राजनीतिक कारण होते हैं और राजनीतिक विचारधाराएं भी आपसी टकराहट के तौर पर देखी जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर प्राधिकारी, चूंकि इसमें है कि इसके अतिरिक्त अनुशासन बनाए रखने हेतु संबंधित प्राधिकारी को किसी भी शैक्षणिक सत्र के प्रवेश बिंदु को छोड़कर किसी विद्यार्थी का नामांकन अस्वीकार करने की शक्ति होगी। तो अगर किसी विद्यार्थी का नामांकन अस्वीकार करने की शक्ति होगी तो मुझे लगता है उस विद्यार्थी की विचारधारा और उस प्राधिकारी की विचारधारा में कभी भिन्नता और टकराहट की स्थिति देखने को मिलती है। चूंकि मैं करंट स्टूडेंट हूं अभी, और इन चीजों का मैं, हालांकि अभी मैं विधायक बन चुका हूं तो सामना नहीं करता हूं, लेकिन मेरे जो सहयोगी हैं इन चीजों का सामना होता है। अतः मैं इस पे संशोधन के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से विशेष आग्रह करूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा 25 साल नहीं 30 साल हो गया हमारे पढ़ाई लिखाई कॉलेज आउटडेटेड। हाँ 30 साल हो गया। लेकिन मान्यवर वीसी नियुक्त करने के लिए यूजीसी की गाइडलाइन में है कि 10 साल का प्रोफेसरशिप होना चाहिए और 10 साल का प्रोफेसरशिप करने के लिए आदमी की न्यूनतम आयु जो होती है 55 साल हो जाती है। तो हम लोग 30 साल वाले लोग अब प्रोफेसर बन गए हैं, इसलिए छात्रों की तकलीफों को बेहतर समझते हैं। मान्यवर, विधेयक के खंड 94 उपखंड 1 के अनुसार राज्य सरकार परीक्षा एवं परीक्षा संबंधित अन्य विषयों के लिए नियम तैयार करेगी एवं उक्त नियमों से संबंधित विद्यार्थी को लिखित कारणों सहित सूचित किया जाएगा तथा उसे अपील करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। हम उसको सूचित भी कर रहे हैं, अपील का अधिकार भी दे रहे हैं, अतः मान्यवर इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात जेटेट जल्द कराने की मांग को लेकर के कल अभ्यर्थी विधानसभा की ओर लोग घेराव कर रहे थे।
पुलिस प्रशासन ने बुरी तरह से लाठीचार्ज किया। उसमें बबलू महतो, रवि रोशन वगैरह गंभीर रूप से चोटें लगी। हम सरकार से ये आग्रह करें अध्यक्ष महोदय, आप याद करिए 2016 में जे-टेट की एग्जाम हुआ था, उसके बाद हुआ ही नहीं। लाखों बच्चे ऐसे हैं जो आप कहीं भी शिक्षक बहाली में जाना चाहेंगे या शिक्षक की जो 50,000 पद रिक्त है, आगे वैकेंसी सरकार निकालेगी, तो कैसे अप्लाई करेंगे? क्योंकि उनको पात्रता परीक्षा ही पास नहीं करेंगे। आप इसको आयोजित नहीं करते हैं, और इस आयोजित नहीं करते हैं इसलिए छात्र या नौजवान मांग को लेकर के प्रदर्शन करते हैं तो सरकार बुरी तरह से लाठीचार्ज कर रही है। शिक्षा मंत्री यहाँ उपस्थित है, आप झारखंड के उन बच्चों को आश्वस्त करिए, प्रत्येक साल आप जे-टेट की एग्जाम लीजिए ताकि एक भी बच्चे परीक्षा देने से वंचित नहीं हो सके शिक्षक की नियुक्ति में। इसलिए हमें लगा कि ये गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय। कल जिस ढंग से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कुछ बोलना चाहते हैं नाकामी है और आप उसको आयोजित नहीं करते हैं तो स्वाभाविक है लड़के सड़क पर आएंगे। वही लड़कों ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है। अगर आप उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, उनके दर्द को नहीं समझेंगे, आने वाला कल वहां से आपको वही नौजवान आपको हटा भी सकते हैं। चलिए, तो इसलिए सरकार से हम कहेंगे कि शिक्षा मंत्री जी से कि आप इसको गंभीरता से लीजिए, यही निवेदन था। आप तुरंत जवाब देना चाहते हैं? हाँ, जरा सा दो शब्द में सरकार की स्थिति स्पष्ट कर देना चाहेंगे, क्योंकि सदन के पटल पर आ गया तो ये पूरे राज्य की जनता तक ये विषय जाएगा। मान्यवर, सबसे पहले जे-टेट पर ही आ जाते हैं, क्योंकि वही उनका मूल प्रश्न था। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने 31 मार्च की समय का निर्धारण किया है। 31 मार्च तक जे-टेट की परीक्षा करा लेनी है, ये अपनी जगह सत्य है। आज मान्यवर हम लोग 17 मार्च में बैठे हैं। दूसरी बात, मैं एक बात और इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा कि लेगेसी में या हम लोगों को पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा जो प्रदत्त सुविधाएं थी, उस सुविधाओं ने इस राज्य में जेपीएससी की 25 परीक्षाएं होनी चाहिए थी, और आज ये राज्य 14वीं परीक्षा पर गुजर रहा है। प्रक्रियाओं को सीधा करने, प्रक्रियाओं को सहूलियत सही तरीके से चलाने में समय लगता है। जे-टेट की विसंगतियों को दूर करने में 2015 से नहीं हुआ है मान्यवर। 2015 से 19 तक जो लोग थे उसके लिए भी जवाबदेह हैं। हम लोग जवाबदेह 19 के बाद से हैं। 19 के बाद से हमने ऑनरेबल हाईकोर्ट में शपथ देकर यह कहा है कि 31 मार्च तक हम करा लेंगे, और अगर छात्र इतने अधीर होकर 31 मार्च की समयावधि से पहले सड़क पर उतर जा रहे हैं तो मान्यवर इसमें राजनीतिक प्रयासों का भी हाथ हो सकता है, इसकी भी संभावना निर्मूल नहीं है। तो मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करूंगा कि वो उन नौजवानों तक सरकार का संदेश पहुंचाएं कि सरकार प्रतिबद्ध है और 31 मार्च तक कराने के लिए कटिबद्ध है, और हम युवाओं के भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। सी-टेट को झारखंड में नहीं आने देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध थे कि हमारी नौकरियों पर बाहर के लोग आके कब्जा ना करें, इसलिए सी-टेट को हम लोगों ने नहीं किया, और जे-टेट हम कराएंगे और अपने बच्चों को हम निश्चित रूप से हमलाल बाबू कराएंगे। अब हम 17 तारीख आज समाप्त हो रहा है। तिथि तो आपने घोषणा नहीं किया है। तिथि अगर घोषणा हो जाती कि अमुक तारीख को होगी एग्जाम, मैं नहीं समझता हूँ कि फिर नौजवान सड़क पर आते। और आपने कहा कि पिछले सरकार की लेगेसी, साहब आप 6 वर्षों से सत्ता में बैठे हुए हैं, आपको पिछले सरकार की लेगेसी को दूर करने में और कितने साल लगेंगे, ये भी आप सदन को बता दीजिए ताकि राज्य की जनता को समझ में आ सके। बार बार यही आप बोलते हैं, भैया आप 15 में, आप 19 में आ गए, क्या कहते हैं, हाँ 19 में आप सत्ता में आ गए, जो भी गड़बड़ियां थे 1 साल में अब उसको आप सुधार लेते, उसको आप ठीक कर लेते। लेकिन आप 6 वर्षों तक यही बोलेंगे पिछले गड़बड़ी था, पिछले गड़बड़ी था। अभी कब तक जनता सुनेगी आपकी? माननीय मंत्री जी, एक मिनट। माननीय, मेरा सिर्फ यही कहना है कि गड़बड़ियां अगर बहुत लंबे समय की हैं तो उनको साल 6 महीना में दुरुस्त नहीं किया जा सकता। 2019 के बाद से जनता के लिए प्रतिबद्धता के साथ हेमंत सोरेन की सरकार ने तमाम विसंगतियों को दूर किया है। जेपीएससी के एग्जाम हुए, तमाम तरह के विरोधाभास हुए, तमाम तरह के आरोप लगे, कहीं आरोप कोई सिद्ध नहीं हुआ मान्यवर। सीजीएल की परीक्षा हुई, मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गया, और कौन लोग सीजीएल की परीक्षा को बाधित करने वाले लोग थे, उनकी फोटो किनके साथ थी, ये भी सदन को मालूम है और उस पूरे राज्य को मालूम है। मान्यवर, काम हम करना चाहते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन मान्यवर हम ये उम्मीद करते हैं
कि विपक्ष हमारा रचनात्मक सहयोग दे के उस काम में सहूलियत करे, सहयोग करे। लेकिन अगर ये परिस्थितियां बने कि 31 मार्च की समयावधि से पहले हमारे छात्रों को उकसा के और भड़का के सड़क पर सरकार के खिलाफ उतरवा दिया जाए, तो क्या विधि व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना राज्य सरकार की भूमिका नहीं है? मैं यही कहना चाहूंगा कि 31 मार्च का समय है, मामला ऑनरेबल हाईकोर्ट में पेंडिंग है और ऑनरेबल हाईकोर्ट के डायरेक्शन पर इसी राज्य ने सफलतापूर्वक निकाय चुनाव कराए हैं निश्चित समय सीमा के अंदर, और हम भी उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल हाईकोर्ट के दिशा निर्देश में सरकार जेटेट की परीक्षा निश्चित समयावधि में कराएगी। कि अगले कुछ महीनों में गैर बीजेपी गैर कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो क्या कांग्रेस के अलावा भी सरकार चल सकती है झारखंड में भी? देखिए, मेरे निजी विचार है, मैंने ये अपना अनुभव और जो केंद्र और राज्य के बीच जो मनमुटाव चल रहा है, राशि आवंटन को लेकर जो विवाद चल रहा है, पैसे जो नहीं आ रहे हैं, उसके आधार में, उसके आलोक में मेरे ये अपना ओपिनियन रखा है। क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सबको अपना ओपिनियन रखने के लिए स्वतंत्र है, तो ये मैंने अपना ओपिनियन रखा है। बाकी मुझे ऐसा लगता है नहीं, संभावना है, बिल्कुल भी संभावना है, बिल्कुल हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, ये मेरा ओपिनियन है। हाँ। क्या उस सरकार में आप मंत्री बनना चाहेंगे? देखिए, ये सब चीज़ें जनता तय करेंगी, मेरा अपना कोई, मैंने आपको जो वही बताया जो तो जनता से रायशुमारी होगी, और मैंने आपको वही बताया जो आप भी कहीं ना कहीं चर्चा करते हैं, बस आप गुपचुप तरीके से करते हैं, और हम थोड़ा स्पष्टवादी हैं, हम पब्लिकली चर्चा करते हैं। चर्चा आप ही से सीखे हैं पत्रकार बंधु, पंडित जी हम आपसे सीखे हैं महाराज, आप लोग चुपे करते हैं। सुनिए, नहीं, देखिए, ओपिनियन कायम होने से पहले या तो अपब्रिंगिंग होता है या सुना जाता है, सोर्सेज होता है, तब ओपिनियन बनता है। फ्री विल तो होता नहीं है कुछ। तो अगर ये ओपिनियन आपके दिमाग में गया कि आगामी कुछ महीनों में या कुछ दिनों में झारखंड में कांग्रेस हट जाएगी सत्ता में, तो इसकी संभावना आप बता रहे हैं कि पैसे की कमी है सरकार के पास, तब तो बीजेपी को सटना चाहिए। आप कह रहे हैं नहीं, दोनों नहीं सटेगा, सिर्फ जेएमएम की सरकार चलेगी, तो इसके पीछे क्या तर्क है वो नहीं समझ। देखिए, इसके पीछे तर्क आप जानते होंगे, बेहतर जानते होंगे, मुझे जैसा चर्चा है जो कांग्रेस है, लोग ऐसा कह रहे हैं, और पिछले बार की सरकार में आप देखे होंगे कांग्रेस के कई विधायकों पर इस तरह की बातचीत हुई थी, जिनमें अभी वर्तमान मंत्री पांडे के नेतृत्व में कुछ लोग पश्चिम बंगाल तक की यात्रा किए थे। तो ना उन सारी चीज़ों को आप लोग तो ये आप मान रहे हैं कि जैसे बिहार में, उड़ीसा में क्रॉस वोटिंग हो गया, क्रॉस वोटिंग सामने आया, तेजस्वी जी ने सार्वजनिक स्टेटमेट दिया कि मेरे ही विधायकों ने दगा दिया है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें झारखंड में भी उस दृश्य को देख सकते हैं। और आपका जो बात जी, रसोईया बहनों का आवाज़ हम लोग लगातार उठा रहे हैं, और सरकार को बिल्कुल, रात को भी वह रास्ता चेक कर वहीं पर खड़ी थी, वहीं पर वह रात रुकी थी, अभी भी वहीं पर हैं, छोटे बच्चे भी उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है ये गंभीर चिंता का विषय है। सरकार को अपनी एक प्रतिनिधिमंडल को वहाँ भेजना चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए कि उनकी मांगे क्या है और किन मांगों का भी वो समाधान करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर वो 15 बिंदु लेकर आए हैं तो 15 बिंदु पे काम करें, कम से कम 5 बिंदु पे तो काम हो सकता है, तो कम से कम उनसे मिलना चाहिए, राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है। अच्छा, 1932 स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इस पर कोई चर्चा नहीं, आपने कल उठाया था। सरकार खामोश है इन चीज़ों को लेकर, वक्त गुजरता जा रहा है। बिल्कुल, काफ़ी समय गुजर रहा है और सरकार को इन विषयों का निराकरण करना चाहिए। 25-26 सालों में अगर आप नियोजन नीति, स्थान नीति परिभाषित नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें लगता है बिना नीति नियम के राज्य आखिर कितना दिन चलेगा, और अगर चलेगा तो राज्यवासियों को लाभ नहीं मिलेगा, और वही इस राज्य के साथ हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को गंभीर होकर इन विषयों का निदान करना चाहिए। ठीक है, एक एडवाइस मैं आपका, उसकी भर्त्सना करता हूँ। एक एडवाइस जो हेमंत सोरेन को आप देना चाहें। देखिए, एडवाइस तो हम लोग उनको काफ़ी देते हैं, जब भी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं तो हम जरूर अपनी बातों को नहीं, नई सरकार के जो आशंका है उसको लेकर कोई एडवाइस चाहेंगे कि जनता ने जो जनादेश दिया उसी के साथ चलिए। जनता ने आपको जिस महागठबंधन को जनादेश दिया है 5 साल के लिए, आप उसके साथ चलिए। अब जब टाइगर जयराम महतो जी अपना किसी भी, देखिए, सदन में कानून तभी पारित होता है, नया कानून तभी बनता है जब उसके लिए माननीय सदस्य उसके पक्ष में आवाज उठाए। टाइगर जयराम महतो किसी भी संशोधन का आवाज तो उठाते हैं, लेकिन उनके उस आवाज के साथ कोई और विधायक खड़ा नहीं होता है, और इस वजह से उनके संशोधन को खारिज कर दिया जाता है और उनके प्रस्ताव को जो है वो खत्म कर दिया जाता है। अब बताइए जरा कि टाइगर जयराम महतो अकेला कर क्या सकते हैं?
आज जो है हमारे माननीय सुदीव्य कुमार सोनू जी, माननीय मंत्री जी से भिड़ गए हमारे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी। अब देखिए, नेता प्रतिपक्ष है तो उनके पास पावर है, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है, उनके पास जो है एक समझिए कि विधायकों का समर्थन है। लेकिन टाइगर जयराम महतो के पास कोई समर्थन नहीं है। इसलिए टाइगर जयराम महतो से अगर कोई सवाल करता है कि ये खतियान 1932 लागू नहीं करवा रहे हैं, ना ये जो है विस्थापन नीति, ना ये नियोजन नीति, ये ना भाषा के आधार पर, या जो भी उन्होंने वायदे किए थे, या फिर उनका जो सिर्फ चिल्लाते हैं, उनका खुद का जो है विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, ये बहुत सारी चीजें। टाइगर जयराम महतो एकमात्र विधायक है, उनका काम है सिर्फ और सिर्फ आवाज उठाना सदन में। वो कर नहीं सकते, अपने हाथों से किसी भी कानून को पारित नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि ये बदलाव होना चाहिए, ये संशोधन होना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं सकते हैं, उसे पारित नहीं कर सकते। आपने देखा, उन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ों को बोला कि हाँ, ये बच्चों के सामने जो है ऐसा होना चाहिए कि उनको प्रत्यक्ष रूप से पारदर्शी होना चाहिए, उनको दिखना चाहिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन उनके पक्ष में जो है कोई खड़ा नहीं हुआ। टाइगर जयराम महतो के इस संशोधन के पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ, और इस वजह से उनका जो संशोधन था वो समझिए कि नहीं माना गया। उनके कानून को भी संशोधन की जो उन्होंने बात करी थी, उसको जो है वो खारिज कर दिया गया, उसको जो है हवा में उड़ा दिया गया। खैर छोड़िए, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। और फिलहाल के लिए अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे हो। जोहार, जय हिंद।